भंडारा जिले की तुमसर शहर में आधी रात के बीच नशे में धुत एक कार चालक तेज गति से वाहन चला रहा था। उस तेज रफ्तार कार ने गाय को टक्कर मार दी, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। इस टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हालांकि सौभाग्य से ड्राइवर बाल बाल बच गया। तुमसर के पूर्व विधायक चरण वाघमारे आखिरकार शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए। उनका यह पार्टी प्रवेश 13 अक्टूबर को मुंबई में शरद पवार, सांसद सुप्रिया सुले और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की मौजूदगी में हुआ। इस प्रवेश के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि चरण वाघमारे तुमसर विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक चरण वाघमारे पहले बीआरएस पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बीआरएस का भविष्य खतरे में पड़ गया। जिला परिषद और लोकसभा चुनाव के बाद पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की थी। लोकसभा चुनाव के दौरान यह चर्चा जोरों पर थी कि चरण वाघमारे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन कांग्रेस में कुछ लोगों ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया था। इसी बीच सभी की निगाहें आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में वाघमारे की सटीक भूमिका पर थी। दूसरी ओर वह शरद पवार के संपर्क में भी थे, जबकि ऐसा माना जा रहा था कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आखिरकार मुंबई में वह शरद पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले की मौजूदगी में एनसीपी शरद पवार ग्रुप में शामिल हो गए। इस मौके पर वाघमारे के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वाघमारे की एंट्री से यह लगभग तय है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में एनसीपी के उम्मीदवार होंगे। अगर ऐसा हुआ तो साफ है कि इस जगह पर दो एनसीपी शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच ही शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा 15 अक्टूबर को हो सकती है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग इसका ऐलान रविवार को ही करना चाहता था, लेकिन मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह से आयोग ने अपनी घोषणा को आगे बढ़ाने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग राज्य में चुनाव का ऐलान 15 अक्टूबर को कर सकता है, जबकि राज्य में चुनाव 19 नवम्बर को हो सकता है। वही चुनावी नतीजों का ऐलान 22 नवम्बर को हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया भी चुनाव आयोग ने 1 महीने के अंदर ही संपन्न की थी। राज्य चुनाव आयोग ने सलाह दी है कि राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव को एक ही चरण में कराया जाए, जबकि अर्धसैनिक बलों की ओर से यह सलाह सामने आई है कि राज्य में चुनाव को 2 चरणों में कराया जाए। उन्होंने इसकी वजह यह बताई है कि एक ही समय में समस्त राज्य में अर्धसैनिक बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कुछ समस्याएं हो सकती है। ऐसे में उन्हें एक से दूसरी जगह पहुंचने के लिए अगर समय देना हो तो चुनाव 2 चरणों में कराया जाए। महायुति की ओर से मौजूदा विधायकों को टिकट देने की चर्चा कई दिनों से चल रही थी। कुछ दिन पहले बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और विधायक विनोद अग्रवाल इनका भाजपा द्वारा निलंबन वापस लिया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से विनोद अग्रवाल को उम्मीदवार के रूप में टिकट देने की भी चर्चा थी। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने खुद कमल के निशान पर वोट दे और विनोद अग्रवाल के साथ खड़े रहे। यह कहते हुए बीजेपी ने गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद अग्रवाल को उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। विनोद अग्रवाल जी
हे आपल्याला सोडून गेलेच नव्हते कधी, पण पुन्हा एकदा नव्या जोशाने नव्या ताकदीने विनोद अग्रवालजींनी पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाचं कमळ हातात घेऊन या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये गोंदिया विधानसभामध्ये पुन्हा रणशिंग फुकला आहे। आणि मला आनंद वाटतो, अभिमान वाटतो की पुन्हा एकदा विनोद अग्रवाल भारतीय जनता पार्टीचे नेते म्हणून काम करणार आहे। मी फक्त विनोद अग्रवालचं स्वागत करण्याकरता या ठिकाणी आलो आहे। माननीय देवेंद्रजी आणि मी विनोद अग्रवालचं या ठिकाणी स्वागत करून मी तुम्हाला विनंती करतो, जेव्हा आपल्याकडे मशीन येईल त्या मशीनवर कमळ चिन्हाची बटन दाबून विनोद अग्रवालच्या पाठीशी सर्वांनी राहावं एवढीच विनंती आपल्याला करतो। राज्य शासन के नगर विकास विभाग ने भंडारा शहर से सटे आसपास के 7 गांवों का भंडारा नगर परिषद की सीमा में समावेश करने की तैयारी शुरू की है। इस बारे में शुक्रवार 11 अक्टूबर को सीमा वृद्धि की अधिसूचना निकाली गई है। 7 गांवों को भंडारा नगर परिषद की सीमा में शामिल किया जाएगा। ग्राम गणेशपुर, केसलवाड़ा, भोजापुर, खोकरला, बेला, मुजपी, जमनी तथा पिंगलई रीठी गाँव का भंडारा नगर परिषद में समावेश करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीमा वृद्धि दौरान शहर से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव का भी समावेश किया गया है। वर्तमान में मौजूदा 7 गांव के सभी भूमिगत नहर, नाले, रेलवे की जगह गांवठान का समावेश करने अधिसूचना जारी की गई है। गांव का समावेश करने फेरफार प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इससे जुड़ी गांव की सीमा का अधिसूचना में उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार ने 2010 के बाद मृत स्टाम्प विक्रेताओं के वारिसों को स्टाम्प बिक्री का लाइसेंस देने के लिए हरी झंडी दे दी है। नागपुर जिले में 115 से ज्यादा स्टाम्प विक्रेता है। पिछले कुछ वर्षों में कई स्टाम्प विक्रेताओं की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के बाद लाइसेंस ट्रांसफर होने की प्रक्रिया बंद पड़ी होने से कई वारिसदार लाइसेंस के इंतजार में थे। सरकार के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है। राज्य में लगभग 7000 और नागपुर जिले में 115 से ज्यादा स्टाम्प विक्रेता है। कोरोना काल में कई स्टाम्प विक्रेताओं की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद लाइसेंस वारिसों को ट्रांसफर करने की मांग स्टाम्प विक्रेता लंबे समय से कर रहे थे। उनका तर्क था कि स्टाम्प विक्रेताओं की मृत्यु होने पर परिवार चलाने में मुश्किल होती है, परिवार पर आर्थिक संकट छा जाता है, इसलिए पत्नी, बेटी या बेटे को लाइसेंस ट्रांसफर होना चाहिए। अब सरकार के इस GR जारी करने से स्टाम्प विक्रेताओं की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी, बेटा या बेटी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। पिता की मृत्यु के बाद लाइसेंस के लिए जो बेटा आवेदन करेगा वह 10वीं पास होना जरूरी है। अगर मृतक की पत्नी आवेदन करती है तो वह भी 10वीं पास होनी जरूरी है। इसी तरह लाइसेंस के लिए दावा करने वाला बेरोजगार होना चाहिए। शासकीय, अर्धशासकीय नौकरी या उपजीविका का अन्य स्रोत होने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। कोरोना काल में मृत स्टाम्प विक्रेताओं के वारिसों को प्राथमिकता दी जाएगी। रास्ते पर चल रही दोपहिया ने अचानक से आग पकड़ी। घटना शुक्रवार 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजे घटित हुई। इस घटना में समय सूचकता से अग्निरोधक यंत्र का उपयोग कर आग पर काबू पाया गया, जिससे जीवित हानि नहीं हुई, किंतु गांव-गांव जाकर कपड़ों का व्यापार करने वाली महिला का नुकसान हुआ है। अडाल गाँव में रहने वाली लीना प्रकाश राव दोपहिया से गाँव-गाँव जाकर कपड़ों का व्यापार करती है। शुक्रवार को हमेशा की तरह कपड़े लेकर आसपास के गाँव में जाने निकली। लीना की दोपहिया ने महामार्ग पर अचानक से आग
पकड़ी। समय सूचकता से लीना ने दोपहिया छोड़ जान बचाई। घटना पुलिस थाना परिसर में घटित हुई, जिससे समय रहते पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। दोपहिया पर रखा सामान जलकर खाक हुआ, किंतु दोपहिया का विस्फोट न हो इसलिए पुलिस ने अग्निरोधक एवं रेत डालकर आग पर काबू पाया, किंतु तब तक दोपहिया जलकर खाक हो चुकी थी। अडाल पुलिस स्टेशन के जितेंद्र वैद्य ने स्थिति नियंत्रित की। इस घटना में लीना प्रकाश राउत को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। गोंदिया शहर थाने के तहत आकाश ज्वेलर्स दुकान से आभूषण चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में शहर थाने ने सफलता हासिल की है। आरोपियों का नाम छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा कैलाश नगर निवासी लोकेश कपिल श्रीवास उम्र 33 वर्ष, देवारप्पा कवर्धा निवासी दिवस घासीराम झारिया उम्र 34 वर्ष, अंबिकापुर हनुमानगंज इलाहाबाद देवेंद्र उर्फ पप्पू प्रेमचंद सोनी उम्र 45 वर्ष का समावेश है। उनके पास से 1,59,750 रुपए का माल जब्त किया गया है। गणेश नगर निवासी फिरियादी आकाश कैलाश चंद्र अग्रवाल उम्र 44 वर्ष के आकाश ज्वेलर्स के अज्ञात आरोपियों ने कुल 31,72,000 रुपए का माल चोरी किया था, जिसकी शिकायत शहर थाने में की गई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस निरीक्षक किशोर पर्वते के मार्गदर्शन में डीबी टीम ने सीसीटीवी के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के आरोपी लोकेश श्रीवास को हिरासत में लिया है। डुग्गीपार थाने के तहत बेटे द्वारा अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिए जाने की घटना 13 जून 2021 को घटित हुई थी। इसके बाद वह बांग्लादेश भाग गया था। आखिरकार उसके भारत में प्रवेश करते ही दिल्ली हवाई अड्डे पर उसे 3 वर्षों बाद गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। 13 जून 2021 को मसवानी निवासी मृतक घुमराज बलीराम रहांगडाले उम्र 55 वर्ष यह अपनी बेटी की तबीयत ठीक न होने के कारण उसके लिए मोटरसाइकिल क्रमांक MH35 AR 19 से घोड़शिवनी में दवा लाने के लिए जा रहा था। इसी बीच घोड़शिवनी से मसवानी मार्ग पर वह गिरा हुआ नजर आया। उसके सिर से रक्त का बहाव हो रहा था, लेकिन रात का अंधेरा होने की वजह से घाव स्पष्ट नजर नहीं आ रहे थे, जिस पर डुग्गीपार पुलिस ने मृतक के भतीजे की जानकारी के आधार पर मर्ग दर्ज किया था।